हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ परवेज सैनी। आज आपको हम कक्षा 12 विषय समाजशास्त्र अध्याय 6 सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ। इससे पूर्व वीडियो में हमने पार्ट 1 में सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियों के बारे में कुछ आपको जानकारी दी थी। आज हम इसी लेसन को आगे कंटिन्यू करेंगे और जो टॉपिक है हमारा भारतीय संदर्भ में जातिवाद के विषय में आपको बताएंगे। अपनी जाति से संबंधित जो वफादारी या पक्षपात की भावनाएं पाई जाती है उसी को जातिवाद कहा जाता है। विभिन्न जातियों ने अपने अपने संगठन बना रखे हैं, जैसे कान्य कोप्त सभा, अग्रवाल समाज, माथुर समाज आदि आदि। इन और जातीय संगठनों के फलस्वरूप प्रत्येक जाति केवल अपनी प्रगति की ओर ध्यान देती है तथा अपने सदस्यों को हर प्रकार की सुविधा प्रदान करने का प्रयास करती है। वास्तव में जाति की भावना उस समय से ही जातिवाद का रूप ले लेती है जब उसमें स्वयं के प्रति स्वार्थ और पक्षपात की भावना का समावेश होता है। यह भावना जातियों के सदस्यों के अत्यंत मजबूत नितान अभेद जाति और भक्ति निष्ठा अथवा वफादारी को जन्म देती है। भारतीय संदर्भ में जातिवाद की बात की गई है, जिसमें जिस भी समाज के व्यक्ति होते हैं वह अपने समाज के लोगों को महत्व देते हैं और अपने जाति को बढ़ावा देते हैं समाज में, ताकि उस जाति के व्यक्तियों को अधिक सुविधाएं प्राप्त हो और उस जाति के व्यक्तियों का नाम समाज में सबसे ऊपर हो। आगे जातिवाद का अर्थ एवं परिभाषा है। साधारण अर्थों में जातिवाद का तात्पर्य केवल अपनी जाति के सदस्यों के हितों को ध्यान में रखने की भावना है। यानी कि कह सकते हैं कि जो जातिवाद होता है उसमें समाज के जिस जाति के व्यक्ति होते हैं उस जाति के व्यक्तियों को लाभ देने की योजना रखी जाती है, साथ ही साथ उसके हितों को ध्यान में रखा जाता है। उदाहरण के लिए माथुरों के हितों को ध्यान में रखना और वह माथुरों को और नौकरी दिलाने, विद्यालय में प्रवेश दिलाने, व्यवसाय में सहायता देने, साथ ही साथ चुनाव में जीतने आदि का पूरा और प्रयास करते हैं। जैसा और करते समय वह देश, समाज और अन्य व्यक्तियों के हितों की ओर नहीं देखते। जो जाति से अलग दूसरी जाति के व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना अपनी जाति के व्यक्तियों को हर प्रकार के कार्य करने पर ध्यान दिया जाता है, चाहे वो चुनाव से संबंधित कार्य हो या एडमिशन से संबंधित कार्य हो या किसी व्यवसाय से संबंधित कार्य हो। अपने जाति के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए उस जाति के व्यक्ति अपनी जातियों के व्यक्तियों को लाभ देने का कार्य करते हैं। यह अपनी जाति के प्रति निष्ठा वफादारी की भावना है। कुछ विद्वानों ने जातिवाद को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है, जैसे जी.एस. घुरिये जी कहते हैं। जी.एस. घुरिये के अनुसार जब जातीय एकता की भावना इतनी मजबूत है कि इसे जाति और भक्ति ठीक ही कहा जाता है। जातिवाद के विकास के कारण। जातिवाद के विकास के क्या कारण हैं? नंबर 1, विवाह संबंधी प्रतिबंध। विवाह संबंधी प्रतिबंधों ने जातिवाद के विकास में विशेष सहयोग दिया है। जाति के बंधनों के कारण व्यक्ति अपनी ही जाति में विवाह करते हैं, जिससे और व्यवहारिक समूह का निर्माण होता है। जाति के सदस्य एक दूसरे के हितों को ध्यान रखते हैं, प्रत्येक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं। इस प्रकार विवाह संबंधी प्रतिबंध जातिवाद के विकास में सहायक है। अब बात करेंगे संघवाद और ट्रेड यूनियन का विकास। संसार के अन्य देशों के समान भारत में भी संघवाद की प्रवृत्ति पाई जाती है या विकास हुआ है। वर्तमान युग में जितने संघ और समिति, समुदाय, यूनियन और सभाएं देखने में मिलती है उतनी और पहले कभी नहीं थी। यह और संघवाद के प्रति सामाजिक और जीवन में भी प्रबल हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास अपनी जाति को प्रतिष्ठित कराने का विचार। जो अपनी जाति के व्यक्ति होते हैं उसको प्रसिद्धि कह सकते हैं कि प्रसिद्धि दिलाने के लिए हर एक व्यक्ति अपनी जाति के लिए कार्य करता है और कहीं ना कहीं दूसरी जाति से ऊपर उठाने का प्रयास करता है। वर्तमान युग समानता का युग है। प्रत्येक जाति अपने को सम्मानित और प्रतिष्ठित कराने का प्रयास करती है। इस और दृष्टि से जातियाँ अपने सदस्यों को हर प्रकार की सुविधाएँ प्रदान कराती है आगे, जिससे इसकी सामाजिक और स्थिति में सुधार हो सके। इससे जाति के प्रति निष्ठा और जातिवाद में वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास यातायात के साधनों का विकास। प्रचार और यातायात के साधनों के विकास
के परिणाम स्वरूप भी जातिवाद की अब विकास तीव्रता से हुआ है। एक समय था जब आवागमन के साधनों का प्रचार नहीं हुआ था, लोग जातीय भावना से अवज्ञ थे, अनजान थे, परंतु यातायात और संचार के साधनों का विकास हो जाने से जातिवाद की भावना का भी विकास हुआ है। जाति और के सदस्य परस्पर एक दूसरे के निकट आने लगे और इस प्रकार और उनकी एकता की भावना का संचार होने लगा। इन और साधनों और सुविधाओं ने जातिवाद को बहुत अधिक क्या किया है, व्यापकता प्रदान की है। संचार के साधनों का विकास हो जाने से जातिवाद की जो भावना है लोगों में पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ गई। नगरीकरण क्या हुआ है? नगरीकरण की भी जातिवाद के लिए उत्तरदायी है। किसी भी जाति को बढ़ावा देने के लिए नगरीकरण भी आवश्यक है और गांव के में निवास करने वाले व्यक्ति जब नगरों में जाते हैं, गांव में रहने वाले व्यक्ति जब रोजगार की तलाश में नगरों में जाते हैं तो उनका अपनी और जाति बिरादरी से संबंध टूट जाता है, क्योंकि नगर में उन्हें नए नए और लोगों के मध्य वास करना पड़ता है जहां सब एक दूसरे से अपरिचित होते हैं। गाँव में तो सब लोग एक दूसरे से परिचित होते हैं, परंतु जब नगरों में व्यक्ति निवास करने के लिए जाते हैं तो नगर में हर एक व्यक्ति एक दूसरे से अपरिचित होता है। ऐसी दशा में एकता स्थापित करने के लिए तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जातीय संगठनों का निर्माण करना आवश्यक हो गया। नगरों में विभिन्न और जातियाँ अपनी जाति के सदस्यों के हित की रक्षा के लिए अखबार तथा साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाएं निकालने लगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रजातंत्र, जिसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र जातिवाद के सिद्धांत के विरुद्ध है। दूसरी ओर प्रजातंत्र ने जातिवाद को बढ़ावा दिया है। प्रजातंत्र का मुख्य आधार चुनाव है। डेमोक्रेसी का दूसरा आधार क्या है? चुनाव। परंतु भारत में चुनाव मुख्यतः जाति के आधार पर लड़े जाते हैं। प्रत्येक जातीय संगठन यह समझता है यदि और उनको जाति के सदस्य और विधानमंडलों में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लेंगे तो जाति और का अधिक से अधिक कल्याण हो सकता है। यानी कि चुनाव जब इलेक्शन होते हैं तो प्रत्येक वोटर के लिए जाति के आधार पर प्रत्येक जो जितने भी राजनीतिज्ञ होते हैं वह अपने सदस्यों को अधिक से अधिक जिताने का प्रयास करते हैं ताकि अपने समाज अपनी जाति के व्यक्तियों के लिए अधिक से अधिक कार्य और योजनाएं स्थापित की जा सके। जाति और वाद के दोष क्या होते हैं? नंबर 1 पर आता है राष्ट्रीय एकता के लिए घातक होती है। किसी भी देश के लिए किसी भी देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए जाति और वाद जो होता है वह उस देश की एकता और अखंडता को नष्ट करने के लिए घातक होते हैं और काफ़ी और गंभीर होते हैं। जातिवाद राष्ट्रीय और एकता के लिए अत्यधिक घातक और सिद्ध होते हैं, क्योंकि जाति के आधार पर अगर हम किसी भी देश में डेवलपमेंट करेंगे तो किसी प्रकार से नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी भी देश का डेवलपमेंट, किसी भी देश का जो विकास होता है उस देश के प्रत्येक जाति के सदस्यों को साथ लेकर किया जा सकता है। लेकिन अगर हम किसी एक जाति विशेष समूह को लेकर अगर अपने देश का विकास करना चाहे वो पॉसिबल नहीं हो सकता है, वो मुमकिन नहीं हो सकता है। जाति और वाद के कारण प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रहित के विषयों में न सोचकर जाति के और हित के विषय में सोचेगा। अगर राष्ट्रीय और एकता की बात करें तो कहीं ना कहीं जातिवाद जो होता है वह अपनी जाति के व्यक्तियों के लिए ही सोचता है, न कि समाज के और अन्य वर्गों के लिए सोचे। दूसरा पॉइंट है प्रजातंत्र के लिए घातक होता है। सैद्धांतिक रूप से जातिवाद प्रजातंत्र के पूर्णतः और विरुद्ध है। प्रजातंत्र समानता तथा और भेदभाव रहित भावना पर आधारित है, परंतु जातिवाद ऊंच नीच तथा और पारस्परिक सामाजिक और दूरी की भावना पर आधारित होने के कारण और इसका विरोधी है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान की आत्मा के प्रतिकूल। जातिवाद भारतीय संविधान की आत्मा की पूर्णतः विपरीत है। संविधान की धारा 15 में स्पष्ट और उल्लेख है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान अथवा और इनमें से किसी और आधार पर कोई मतभेद न करेगा। परंतु जातिवाद और आज भी समाज के उग्र रूप में पाया जाता है तथा और यह अपनी और जाति के प्रति अंधविश्वास के कारण समाज में असमानता और पक्षपात को जन्म देता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास औद्योगिक कुशलता में बाधक। जातिवाद ने औद्योगिक कुशलता में भी और बाधा पहुंचाई है। जाति द्वारा व्यक्ति का व्यवसाय निश्चित और हो जाता है, चाहे उसमें और स्वयं व्यवसाय को करने की योग्यता हो या न हो। एक जाति का सदस्य अन्य और व्यवसाय और करने की योग्यता रखते हुए भी उस व्यवसाय को नहीं और अपना सकता, जिसमें और व्यक्ति की क्षमता का विकास नहीं हो पाता। आगे बात करेंगे हम सांप्रदायिकता की। सांप्रदायिकता
धर्मनिरपेक्षता एवं राष्ट्र राज्य। बात हो रही है सांप्रदायिकता की। जब हम राष्ट्र राज्य के और विषय में चर्चा करते हैं तब सांप्रदायिकता तथा धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना को भी जानने और समझने का प्रयास करते हैं। सांप्रदायिकता को राष्ट्रीय एकता के लिए एक समस्या के रूप में देखा जा सकता है। सांप्रदायिकता का किसी न किसी रूप में धार्मिक भावनाओं से संबंध अवश्य होता है। इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता भी धर्म के प्रति राज्य के और दृष्टिकोण से संबंधित है। सांप्रदायिकता के अंतर्गत अपने समूह संप्रदाय को वैध या श्रेष्ठ माना जाता है। यानी कि सांप्रदायिकता के अंतर्गत किसी भी वर्ग या समुदाय के व्यक्तियों को श्रेष्ठ माना जाता है, दूसरे तथा अन्य समूह और संप्रदाय को निम्न। यानी कि कोई भी जाति का व्यक्ति होता है वह अपनी जाति के सर्वश्रेष्ठ बताता है दूसरी अन्य वर्गों से या दूसरी अन्य जाति से। अवैध तथा और अपना विरोधी माना जाता है। यह भी कहा जा सकता है कि सांप्रदायिकता धर्म से जुड़ी एक राजनीतिक विचारधारा होती है। सांप्रदायिकता का सीधा संबंध धर्म से नहीं राजनीति से होता है। सांप्रदायिकता का संबंध धर्म से न होकर सीधा राजनीति से होता है। राजनीति में अपने वर्गों के व्यक्तियों को और अपने वर्ग के व्यक्तियों को उनको ही लाभ देने का प्रयास किया जाता है, तो इसका सीधा संबंध राजनीति से होता है। यदि अव्यावहारिक रूप से देखा जाए तो प्रतीत होता है कि सांप्रदायिकता से ग्रस्त व्यक्ति या समूह धर्म से जुड़े हुए दिखाई देते हैं, परंतु यथार्थ में यह एक तथ्य है कि संप्रदायवाद और व्यक्तिगत विश्वास एवं आस्था का आपस में कोई पक्का संबंध नहीं है। यह भी हो सकता है कि कोई सांप्रदायिक व्यक्ति आस्थावान भी हो, परंतु यह भी संभावना है कि कोई सांप्रदायिक व्यक्ति आस्थावान न हो। इस प्रकार यह भी और हो सकता है कि कोई आस्थावान व्यक्ति सांप्रदायिक हो अथवा न हो। स्पष्ट है कि धार्मिक और आस्था, श्रद्धा तथा सांप्रदायिकता में कोई पक्का संबंध नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सांप्रदायिकता का अर्थ एवं परिभाषाएं। सांप्रदायिकता आज भारतीय समाज एवं राष्ट्र के लिए एक प्रमुख समस्या है। इसे राष्ट्रीय एकीकरण में एक मुख्य बाधा माना जाता है। सांप्रदायिक दंगों में हजारों निर्दोष मारे जाते हैं, अरबों रुपए के और माल की हानि होती है। जब धर्म के आधार पर देश में लड़ाई झगड़े होते हैं तो उसमें जो निर्दोष व्यक्ति होते हैं वह मारे जाते हैं और काफ़ी अपार जनधन की हानि होती है, अरबों रुपए की माल की हानि होती है। और यह एक ऐसी समस्या है जिसे दूर और करने हेतु सभी व्यक्तियों का सहयोग देना आवश्यक है। सांप्रदायिकता से अभिप्राय कट्टरता से है, यानी कि किसी भी एक धर्म को लेकर उसके मन में किसी भी सांप्रदायिकता का तात्पर्य यह है कि किसी भी एक धर्म की मन में छवि बना लेना या निष्ठा या उस धर्म के प्रति कट्टरता होना, यानी अपने किसी एक धर्म को मानकर जैसे सर्वश्रेष्ठ मानने का प्रयास किया जाता है। साथ ही साथ यह अपने धार्मिक और संप्रदाय के प्रति एक प्रकार का अंधविश्वास होता है। वह व्यक्ति जो अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताता है और उसी धर्म को लेकर वह उस धर्म का प्रचार प्रसार करता है और दूसरे अन्य धर्मों से सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रयास करता है और अपने धर्म से जुड़ी जितनी भी धार्मिक भावनाएं हैं वह उनमें वशीभूत होता है। और ऐसी मनोवृत्ति की भावना है जिससे व्यक्ति अपने धार्मिक संप्रदायों के हितों के लिए अन्य धार्मिक और संप्रदाय के हितों तथा राष्ट्रीय हितों तक को नुकसान पहुंचाने से नहीं चूकता। अगर धर्म से संबंधित या किसी भी जाति से संबंधित कोई बात होती है तो वह व्यक्ति अपने और धार्मिक और धर्म से रिलेटेड और साथ ही साथ ये अपनी जाति के लोगों को नुकसान से बचाने के लिए दूसरे व्यक्ति को दूसरी जाति के व्यक्तियों को नुकसान करने से भी नहीं चूकता है। अतः जब व्यक्ति अपने धार्मिक हितों के लिए अन्य धार्मिक संप्रदायों के हितों या अधिकारों पर कुंठाघात करते हैं तो उसे सांप्रदायिकता कहा जाता है। वह सांप्रदायिकता मुख्यतः और धर्म पर आधारित होती है। जब यह और भाषा पर और आधारित है तो इसे भाषावाद, क्षेत्र पर आधारित होती है, क्षेत्रीयता, प्रादेशिकता, जाति पर आधारित होती है और इसे जातिवाद कहा जाता है। आगे भारत में सांप्रदायिकता के कारण, भारत में सांप्रदायिक किस प्रकार से बढ़ रही है। भारत में सांप्रदायिकता का आज जो रूप हमारे सामने आ रहा है ऐसा और रूप भारतीय समाज के इतिहास में कभी नहीं देखा। आज सांप्रदायिकता और भारतीय समाज की सबसे बड़ी चुनौती है। भारत में भी सांप्रदायिकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा है। किसी भी राष्ट्र की एकता के लिए सांप्रदायिकता सबसे बड़ा घातक है, यह सबसे बड़ी और बुराई है। सांप्रदायिकता का प्रारंभ अंग्रेजी शासनकाल में हुआ क्योंकि अंग्रेजों ने भारत में शासन के लिए फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल
की नीति को अपनाया। यानी कि जो किसी भी देश को अगर कमज़ोर बनाना है तो उस देश के व्यक्तियों में धर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के वाद विवाद को रख कर जो है उस देश को कमज़ोर किया जा सकता है। ऐसा ही हमारे देश में पूर्व में अंग्रेजी शासनकाल में भी अंग्रेजों ने हमारे देश के लोगों को धर्म के आधार पर उनको तोड़ने का कार्य किया। डिवाइड एंड रूल यानी कि लोगों को आस्था को चोट पहुँचाकर समाज को बांटने का कार्य किया। साथ ही साथ इसमें और उन्हें काफ़ी सफलता भी मिली। और साथ ही साथ इसके बाद अंग्रेजों ने अल्पसंख्यकों के लिए भिन्न और नीतियों के निर्माण द्वारा इसे और प्रोत्साहन दिया। उदाहरणतः भारतीय परिषद और विधेयक लॉर्ड सभा में किए गए। और साथ ही साथ भारत में एक ऐसी व्यवस्था अवश्य हो जानी चाहिए जिससे अल्पसंख्यकों और जैसे मुसलमानों और जो कि और इस देश के कुछ और भागों में अल्पमत है। आगे हम बात करते हैं नंबर 1 पर धार्मिक कट्टरवादिता, यानी कि धर्म के आधार पर किस प्रकार की कट्टरवादिता देखने को हमें मिलती है। धर्म व्यक्तियों को सदाचरण के लिए प्रेरित करता है, साथ ही साथ यह परंतु धार्मिक और कट्टरवादिता अपने धर्म के प्रति इतना अंधविश्वास पैदा कर देते हैं कि इससे और प्रभावित और व्यक्ति अपने संप्रदाय के हितों के समक्ष राष्ट्रीय तथा और संप्रदाय के और हितों की अपेक्षा करने लगता है तथा समय मिलने पर उसे नुकसान पहुंचाता है। कट्टरपंथियों को किसी तर्क द्वारा समझाना कठिन है। नेक्स्ट पॉइंट है अपने धर्म के प्रति श्रेष्ठता की भावना, यानी कि किस प्रकार से जो किसी भी धर्म को मानने वाले जो समुदाय के व्यक्ति होते हैं वह अपने धर्म के प्रति श्रेष्ठता की भावना रखते हैं। वह दूसरी और धर्म के व्यक्तियों को नीचे दिखाने का हमेशा प्रयास करते हैं। सांप्रदायिकता का दूसरा प्रमुख कारण अपने धर्म के प्रति निष्ठा व सम्मान की भावना है। यद्यपि सभी एक ईश्वरवाद की स्वीकार करते हैं तथा उनके मूल सिद्धांत और शिक्षाएं और लगभग एक जैसी है, फिर भी क्या करते हैं कुछ लोग अज्ञानता और कट्टरवाद तथा अंधविश्वास के कारण अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ मानने का प्रयास करते हैं। इतना तो ठीक है, परंतु जब और वह दूसरे और धर्मों से घृणा करने लगता है तब उनके मन के प्रति और एक द्वेष और पैदा हो जाता है। यह ठीक ही नहीं है, क्योंकि और इसी से और सांप्रदायिकता का जन्म होता है। जब हम किसी एक धर्म को मानते हैं, जब हम अपने धर्म को अच्छा मानते हैं तो हमें दूसरे धर्मों को भी अच्छा मानने का प्रयास करना चाहिए। और अगर हम अपने जितना महत्व हम अपने धर्म को दे रहे हैं उतना ही महत्व हमें दूसरे के धर्म को भी देना चाहिए, तभी हम सांप्रदायिकता को खत्म कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में भारत में यह नहीं हो रहा है। भारत में हर एक जाति का व्यक्ति अपने धर्म को महत्व देता है तो दूसरी जाति के धर्म के महत्व को कम करने का प्रयास करता है। तो इसी के कारण हमारे देश में सांप्रदायिकता लगातार बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है दोषपूर्ण नेतृत्व। सांप्रदायिकता का तीसरा कारण दोषपूर्ण नेतृत्व है। अगर सांप्रदायिक संगठनों का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति स्वयं कट्टरपंथी है तो वे सांप्रदायिकता का जहर फैलाने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करते। इसके विपरीत सांप्रदायिकता को रोकने के धार्मिक और नेताओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, परंतु और इसके लिए उनका स्वयं दूरदर्शी और होना अनिवार्य है। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक स्वार्थ। सांप्रदायिकता का एक अन्य कारण राजनीतिक स्वार्थ है। व्यक्ति, नेता तथा राजनीति और दल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ तथा वोट की राजनीति से प्रभावित होकर सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन देते हैं। सांप्रदायिकता राजनीतिक दल ऐसे और समय पर अपना हित और साधन और करने के लिए जैसे और नियंत्रित और करने के स्थान पर उसे प्रत्यक्ष तथा और अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन देते हैं। आगे बात करते हैं सांप्रदायिकता से हानि। सांप्रदायिकता से किस प्रकार की हानि हमें समाज में देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक। किसी भी देश के राष्ट्र के एकीकरण में सांप्रदायिकता बाधक एक बैरियर का काम करती है जो उसकी और एकीकरण को बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं उसको बाधक का काम करती है। कैसे? सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे और बड़ी रुकावट है, बैरियर है, एक बैरियर का काम करती है। किसी भी राष्ट्र को एक करने के लिए, किसी भी राष्ट्र को और एकता के सूत्र में बांधने के लिए सांप्रदायिकता एक रुकावट का कार्य करती है। सांप्रदायिकता के कारण व्यक्ति संप्रदाय के हितों के सामने राष्ट्रीय हितों को कुछ भी और नहीं समझते हैं। कहने का मतलब यह है कि सांप्रदायिकता के कारण जो व्यक्ति सांप्रदायिकता को सबसे ज़्यादा मानते हैं, महत्व देते हैं, वह राष्ट्र के किसी भी हित के लिए वह और किसी राष्ट्र के किसी भी हित के कार्य के लिए वह और किसी भी प्रकार का महत्व नहीं देते हैं और उन्हें किसी भी और प्रकार का नुकसान पहुंचाने से नहीं चूकते। दूसरा पॉइंट है हमारे पास राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। सांप्रदायिकता राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरे में डाल देती है, क्योंकि और इसमें और अन्य समस्याएं जैसे क्षेत्रीयता और भाषावाद और आदि और को भी और प्रोत्साहन मिलने लगता है। अगर कोई विदेशी व्यक्ति या किसी भी प्रकार विदेशी शक्ति और किसी और संप्रदाय और विशेष को सहायता देने लगता है
तो यह समस्या अधिक गंभीर हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय और विघटन को प्रोत्साहन। किसी भी राष्ट्र को और टुकड़ों में बांटने के लिए सांप्रदायिकता सबसे अधिक घातक होती है। राष्ट्र के विघटन में सांप्रदायिकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सांप्रदायिकता के और विघटनकारी शक्तियों को प्रोत्साहन मिलता है जो राष्ट्रीय विघटन के स्थिति में पैदा कर देती है। सांप्रदायिकता के आधार पर राष्ट्रों के में विभाजन या युद्ध तक हो जाते हैं। सामाजिक विघटन सांप्रदायिकता का एक अन्य और स्वाभाविक और दोष सामाजिक विघटन है जो राष्ट्रीय विघटन स्थिति और पैदा कर देती है। सांप्रदायिकता के आधार पर राष्ट्र के विभाजन और युद्ध तक हो जाते हैं। साथ ही साथ आता है सामाजिक विघटन। सांप्रदायिकता का एक अन्य और स्वाभाविक दोष सामाजिक विघटन है क्योंकि सांप्रदायिकता से और अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है। सांप्रदायिकता के आधार पर समाज में बहुत सारे समस्याएं आती है। जैसे पहली समस्याएं हैं अपराध की। अपराध में डकैती आती है, दंगे, आपसी झगड़े और आगजनी, लूटमार आदि को प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि जब हम धर्म के आधार पर लोगों के मन में जब एक व्यक्ति अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता है, दूसरे व्यक्ति दूसरे के धर्म को जो हम श्रेष्ठ मानते नहीं है या दूसरे धर्म के लोगों के प्रति हमारी मन में नफरत होती है तो इस प्रकार के अपराध स्वाभाविक ही आ जाते हैं और सामाजिक व्यवस्था जो है वह ठप हो जाती है। जब हम दूसरे किसी समुदाय के व्यक्ति के प्रति नफरत की भावना रखते हैं तो समाज में इस प्रकार की गतिविधियां पनप जाती है जो समाज को तोड़ने का कार्य करती है या विघटन सामाजिक विघटन का कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक विघटन। सांप्रदायिकता के कारण राजनीतिक विघटन की स्थिति भी पैदा हो जाती है क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है। प्रशासनिक व्यवस्था एक प्रकार से ठप हो जाती है और अगर सांप्रदायिकता के आधार पर वोट डाले जाए तो इसी आधार पर शासन की नीतियां बनाई जाए। राजनीतिक अस्थिरता आना और स्वाभाविक ही है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक विघटन। सांप्रदायिकता में राष्ट्रीय संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्ति व जानमाल की हानि नहीं होती अपितु और जमाखोर राष्ट्र विरोधी तत्व भी पूरा लाभ उठाते हैं और साथ ही साथ देश को आर्थिक विघटन के कगार पर खड़ा कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पारिवारिक विघटन। राष्ट्रीय और विघटन, सामाजिक विघटन, राजनीतिक और आर्थिक विघटन का अंतिम परिणाम और पारिवारिक विघटन है। साथ ही साथ निर्दोष व्यक्तियों की मृत्यु या संपत्ति नष्ट हो जाने से अनेक परिवार विघटित हो जाते हैं। उसके साथ साथ ही बच्चे अनाथ हो जाते हैं, स्त्रियां जो है विधवा हो जाती है, यहाँ तक कि पूरा परिवार आर्थिक संकट से ग्रस्त हो जाता है। आगे आता है प्रकृतिगत और विघटन। सांप्रदायिकता का एक अन्य और परिणाम प्रकृतिगत विघटन है जिसकी अपनी जान मान की और हानि होती है, आपसी झगड़े होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सांप्रदायिकता को दूर करने का उपाय। इसमें पहला पॉइंट है सांप्रदायिकता सद्भावना विकसित करने और विभिन्न और धार्मिक संप्रदायों के व्यक्तियों को एक साथ रहने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए और इसके लिए कोई राष्ट्रीय नीति और बनाई जानी चाहिए। नंबर 2, गिरते हुए नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों की पुनर्स्थापना करने का प्रयास किया जाना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार के परिवर्तन किए जाने चाहिए कि नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को प्रोत्साहन मिले। थर्ड पॉइंट है सभी त्योहारों और तथा राष्ट्रीय स्तर पर मनाने के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि और विविध और संप्रदाय एक साथ मिलकर इसमें सम्मिलित हो सके। नेक्स्ट पॉइंट धर्मनिरपेक्षता, लौकिकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट भाषा के संबंध में एक और स्पष्ट तथा और सर्वमान्य राष्ट्रीय और नीति बनाई जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट शिक्षा के माध्यम से धार्मिक कट्टरवाद के दोषों को दूर करके लौकिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट सार्वजनिक और शांति और समितियां व प्रार्थना सभाओं का गठन आयोजन किया जाना चाहिए। इसमें सभी और धर्मों के व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट सांप्रदायिक और राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट सांप्रदायिक तत्वों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। नेक्स्ट आगे बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता। क्या है धर्मनिरपेक्षता? यदि और संप्रदायवाद से संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता पर विचार किया जाए तो धर्मनिरपेक्षता और साम्राज्य और वाद पर विरोधी या विपरीत सिद्धांत या मान्यता है। वैसे धर्मनिरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षवाद अपने आप में जटिल संकल्पना है। पाश्चात्य और देशों में धर्मनिरपेक्षता से आशय चर्च राज्य की सत्ता का अलग अलग होना और अब पाश्चात्य जगत में चर्च तथा और राज्य की सत्ता को अलग और माना जाना लगा और जनजीवन में धर्म और का दखल घटने लगा। धर्म को स्वैच्छिक और व्यक्तिगत व्यवहार के रूप में माना जाने लगा। धर्मनिरपेक्षीकरण के परिणाम स्वरूप आधुनिकता का आगमन हुआ और विश्व को विज्ञान तर्क के माध्यम से समझा जाने लगा। आगे हम बात करेंगे धर्मनिरपेक्षतावाद
का अर्थ एवं परिभाषा। धर्मनिरपेक्षतावाद का अर्थ लौकिक विचारधारा के महत्व में वृद्धि करना है। धर्मनिरपेक्षतावाद में धार्मिक व अन्य पक्ष एक दूसरे के पृथक होते हैं। धार्मिक और पक्ष और अन्य पक्ष एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। लोगों के चिंतन में तर्क की प्रधानता हो जाती है। एम.एन. श्रीनिवास जी कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षतावाद शब्द से तात्पर्य जो कुछ और पहले धार्मिक माना जाता था अब वह वैसा नहीं माना जाता, उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। उनका और तात्पर्य विभेदीकरण की एक प्रक्रिया से भी है जो कि समाज के विभिन्न पहलुओं आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी और नैतिक के प्रति संबंध से अधिक और पृथक होने में दिखाई पड़ती है। आगे हम बात करेंगे धर्मनिरपेक्षतावाद की प्रमुख विशेषता। सबसे पहली है धर्म के प्रभाव में कमी आती है। भारत विभिन्न प्रकार की धार्मिक मान्यताओं का देश रहा है। विभिन्न और धार्मिक समुदायों ने और भारतीय जनता को विभिन्न और वर्गों में विभाजित कर दिया है, किंतु धर्मनिरपेक्षतावाद की भावना ने समाज में धर्म के प्रभाव को कम किया है और अब इस परिवर्तन और भावना के परिणाम स्वरूप समाज में धन का महत्व बढ़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न और शास्त्रों का महत्व। धर्मनिरपेक्षतावाद के पूर्व मनुष्य के जीवन के सभी और क्षेत्रों में धर्म का स्थान सर्वोपरि है। धर्म के नाम पर भी व्यक्तियों के आर्थिक और राजनीतिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में धर्मशास्त्र ही और सभी शास्त्रों की जड़ों में समाया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है तर्क एवं विवेक की प्रधानता। अभी तक और व्यक्ति धर्म की और बातों को आंखें और बंद करके मानता है। हम धर्म से संबंधित कोई भी बात बोलते हैं तो हम उस पर आंखें बंद कर विश्वास कर लेते हैं। धर्म की और बातों का विरोध करना और पाप माना जाता है, किंतु धर्मनिरपेक्षतावाद की भावनाओं से और प्रभावित होकर व्यक्ति की बौद्धिक विकासशीलता में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है वैज्ञानिक आविष्कारों का महत्व। धर्मनिरपेक्षतावाद की प्रमुख और विशेषता यह है कि इस प्रक्रिया में विज्ञान के अध्ययन को महत्व दिया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सभी और क्षेत्रों का विकास किया जाता है और इससे जीवन के सभी क्षेत्रों में धर्म का महत्व और घट रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लोक और हितकारी राज्यों की कल्पना। धर्मनिरपेक्षवाद की भावना में किसी भी और धर्म को प्राथमिकता नहीं दी जाती है और इसलिए राज्य का दृष्टिकोण अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम ही हित करना होता है। इस प्रकार अलौकिकीकरण अथवा धर्मनिरपेक्षता की भावना लोकहित और कारी राज्य की भावना को जन्म देती है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत को एक धर्मनिरपेक्ष और राज्य घोषित किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष और गणराज्य है, जिसका अर्थ यह है कि भारतीय संविधान में इस बात का प्रावधान रखा गया है कि राज्य सभी और धर्मों के अनुयायियों को एक समान मानेगा। सभी जितने भी भारत में जितने भी धर्म हैं सभी के अनुयायियों को एक समान मानेगा। धर्म के आधार पर उनमें और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। वस्तुतः और भारत एक बहुल और वादी और देश है। अलौकिकता अथवा धर्मनिरपेक्षता ही और उसकी एक उपयुक्त विचारधारा हो सकती है। संविधान के अनुसार 25 में और धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी और धर्म को माने और राज्य और उसमें और कोई आपत्ति नहीं करेगा और राज्य धार्मिक मामलों में तटस्थ रहेगा। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। भारतीय संविधान में और भारत को और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने हेतु और निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। पहला है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक और गणराज्य घोषित किया गया। दूसरा पॉइंट है और इस बात का प्रावधान किया गया कि सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट है सभी नागरिकों को समान मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। ये अधिकार सोचने, अपने विचार अभिव्यक्त करने, उपासना करने और विश्वास करने की स्वतंत्रता से संबंधित है। ऐसी और बंधुत्वता से अभिवृद्धि और करने पर बल दिया गया और जो व्यक्तियों की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका होगी जो मौलिक अधिकारों तथा अन्य कानूनों की रक्षा करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में धर्म और तथा राजनीति से विभेदीकरण पाया जाता है, अर्थात राजनीतिक पक्ष धार्मिक तथा अन्य पक्षों से पृथक है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में वैज्ञानिक और विस्तृत दृष्टिकोण विकसित और करने पर बल दिया गया। आधुनिक शिक्षा, औद्योगिकरण, नगरीकरण और पश्चिमीकरण, आधुनिकरण और अलौकिकरण इस प्रकार के दृष्टिकोण को विकसित करने में सहायक रही है। आगे हम बात करते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं अब आपको। नागरिक और समाज आंदोलन की एक मुख्य और उपलब्धि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अधिनियम संख्या 22/2005 भारतीय संसद द्वारा पारित एक ऐसा कानून और विधि है जिसके अंतर्गत और भारतीयों को जम्मू और कश्मीर राज्य में रहने वाले लोगों को छोड़कर उसके पास
और उसका अपना विशेष अधिकार। ये जो जानकारी दी गई है ये पूर्व की किताबों में दी गई है, लेकिन इसको थोड़ा सा संशोधित करेक्ट करता हूँ मैं। जो विशेष राज्य का दर्जा था, अब वहाँ से धारा 370 हट जाने के कारण जम्मू कश्मीर राज्य से ये धारा 370 के हट जाने के कारण जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटा दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर राज्य में भी और भारत के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू है। साथ ही साथ इसी अधिनियम की शर्तों के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी और सार्वजनिक और प्राधिकरण से सूचना के लिए अनुरोध कर सकता है और उस प्राधिकरण से यह आशा की जाती है कि वह और शीघ्रता से सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना के लिए अनुरोध कर सकता है। उस प्राधिकरण से यह आशा की जाती है कि वह और शीघ्रता से यानी 30 दिन की समयावधि में उसे उत्तर देगा। इस अधिनियम और प्रत्येक और सार्वजनिक और प्राधिकरण से यह अपेक्षा करता है कि वह व्यापक और प्रसार के लिए अपने अभिलेखों को कंप्यूटर और बद्ध करे और कतिपय और श्रेणियों में संबंधित सूचना को स्वयं और सक्रिय होकर प्रकाशित करे, जिससे नागरिकों को सूचना के लिए और औपचारिक रूप से अनुबंध और करने की और कम से कम आवश्यकता पड़े। संसद द्वारा और इस कानून को 15 जून 2005 में पारित किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? 15 जून 2005 और यह 13 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ। भारत में सूचना प्रकट करने का कार्य अब तक शासकीय और गुप्त बात अधिनियम 1923 विशेष कानूनों के कारण प्रतिबंध था, लेकिन और नए और सूचना अधिकार अधिनियम में उन और सबको रद्द कर दिया। अधिनियम और यह निर्देशित करता है कि नागरिकों को नंबर 1 किसी भी सूचना और यथा और परिभाषित के लिए अनुरोध करने, नंबर 2 दस्तावेजों की और प्रतिलिपियां लेने, नंबर 3 दस्तावेजों और कार्यों तथा अभिलेखों को निरीक्षण करने के लिए यह कार्य करेगी और नंबर 4 कार्य की और सामग्री से प्रमाणित नमूने लेने का अधिकार है। नागरिक और सूचना प्रिंट आउट, ठीक है, डिक्टेट और फ्लॉपी टैप और वीडियो कैसेट आदि और अन्य किसी भी इलेक्ट्रॉनिक और रीति से अथवा प्रिंट आउट के माध्यम से ले सकते हैं। तो विद्यार्थी, आज हमने अध्याय 6 सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियों के बारे में सभी कंप्लीटली ये जानकारी आपको दी है। आप इस पाठ से संबंधित जो भी विषय वस्तु आपको दी गई है वो पार्ट 1 जो हमने यूट्यूब पर अपनी वीडियो बनाई है सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ पार्ट 1 में आप उसको देख सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आज अपलोड होगी वो अब पार्ट 2 में हमने सभी विषय को अच्छे से आपको जो है अध्ययन कराया और उसको आप देखें और समझें। थैंक यू।